जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 8 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे साथियों। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपके लिए है कि कौन सा ऐसा पोर्ट बना है जिसने सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है आज तक इंडिया में, और जिसका क्वांटम है 16.1 मिलियन मेट्रिक टन्स का कार्गो हैंडलिंग की गई है। कौन से पोर्ट पे ये काम हुआ है, ये रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव हुआ है, आपको ये बताना है। विच पोर्ट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल माइलस्टोन इंक्लूडिंग हैंडलिंग ओवर 16.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इन अक्टूबर 2023। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पोर्ट, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई पोर्ट, थर्ड ऑप्शन है साथियों पारादीप पोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों मुंद्रा पोर्ट। ठीक है साथियों, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट जो है वो आपका सही आंसर है। तो मुंद्रा पोर्ट ने सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग की है, कितने की? 16.1 मिलियन मेट्रिक टन की। ठीक है, 16.1 मिलियन मेट्रिक टन की कार्गो हैंडलिंग की है। कौन से मंथ में साथियों? अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, ये दोनों डायमेंशन भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ हो जाती है ना कि आप तो ये जानेंगे ही कि कौन सा पोर्ट ने इतनी कार्गो हैंडलिंग की है। कहाँ पे बच्चे चूक जाते हैं, कहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं, जब हम ये नहीं ध्यान देते कि कितना क्वांटम है, कितना कार्गो हैंडलिंग की गई है। तो 16.1 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की गई है, और किस महीने में की गई है, किस मंथ में की गई है? तो अक्टूबर 2023 के महीने में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों डायमेंशन देखे, खाली आपको एक डायमेंशन देके कि मुंद्रा एयरपोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग इतनी इतनी की है उसमें नहीं रहना है। आपको बहुत ही विस्तृत अपना जो है दायरा रखना है, सोचने का, समझने का, ज्ञान लेने का, ज्ञानवर्धन का बहुत ही विस्तृत दायरा रखना है। ठीक है, तो विस्तृत दायरा कब होगा? जब आप जितने भी डायमेंशन दिए हैं, जितने 4-5 डायमेंशन एक्चुअली हर एक क्वेश्चंस के आपको जानने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अक्टूबर 2023 में ये जो है माइलस्टोन अचीव हुआ है, कितना? 16.1 मिलियन मेट्रिक टन का। कहाँ पे? मुंद्रा एयरपोर्ट में। ठीक है, तो साथियों इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखेगा कि जो मंद नहीं होगा ना, मंदी आप जानते होगे ना, डिप्रेशन। तो जो जहाँ पे मंदी नहीं होगी वहाँ पे ही कार्गो हैंडलिंग सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पे मंद नहीं होगा पोर्ट, जो पोर्ट मंद नहीं होगा वहाँ पे कार्गो हैंडलिंग सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मंद से याद रखिएगा मुंद्रा। ठीक है, मंद से क्या याद रखिएगा? मुंद्रा। तो ये मंद कार्गो नहीं है ना, मंद पोर्ट नहीं है, एकदम बढ़िया कार्गो हैंडलिंग इसीलिए होती है। ठीक है साथियों, कैसे याद रखेंगे? कार्गो वहीं पे ज़्यादा आएगा, कार्गो हैंडलिंग वहीं पे ज़्यादा होगी, वहीं उसी पोर्ट में ज़्यादा होगी जो कि मंद नहीं होगा, जो कि एकदम डिप्रेस नहीं होगा या इन ऑपरेशनल नहीं होगा, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। ठीक है, वहीं पे कार्गो हैंडलिंग ज़्यादा होगी। कार्गो हैंडलिंग कहाँ होगी? जो मंद नहीं होगा। ठीक है, मंद नहीं होगा, मंद मतलब जो स्लो नहीं होगा या कम नहीं होगा। ठीक है, तो मुंद्रा पोर्ट जो है वो कार्गो हैंडलिंग में सबसे आगे है, कितना? 16.1 मिलियन मेट्रिक टन। कौन से मंथ में? अक्टूबर 2023 में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स? एंकलेट्स मतलब जीपीएस जो पैर में लगाए जाते हैं, एंकलेट्स किसको मॉनिटर करने के लिए? जो बेल पे, जो जो अक्यूज बाहर हैं बेल पे, उनको मॉनिटर करने के लिए जीपीएस एंकलेट्स लाई जा रही हैं। तो ये किस स्टेट में किया गया है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों दिल्ली। तो साथियों इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है? जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स आए हैं जो कि बेल अक्यूज पर्सन्स को, जो बाहर निकलेंगे उनको जो पोजीशन करेगा, उनकी जो गतिविधियां हैं वो उनकी जानकारी रखेगा। तो उनको क्या होगा? उनको पहनना पड़ेगा। जो भी बेल अक्यूज पर्सन, जो भी टेरर अक्यूज पर्सन है और बेल पे बाहर है, उनके में ये जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स लगाया जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा जीपीएस ट्रैकर जो है क्या करते हैं, पैर में लगा देते हैं, और उनकी जो भी जियोग्राफिकल पोजीशन होती है जिसके पैर में लगा होता है, उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन मतलब अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये काम किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये काम किया है, टू मेक यूज ऑफ जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो टेरर होता है वो जम्मू कश्मीर में ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे ये काम किया गया है। ठीक है, टेरर अक्यूज पीपल सबसे ज़्यादा कहाँ ही होते हैं? अभी आप देखे होंगे, आप पहले तो उरी वाला तो जानते ही हैं कितना बड़ा हमला हुआ था। फिर अभी आप देखिए अनंतनाग में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हुई थी और बहुत ही इंकर्जन्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, अभी सीज फायर हुआ था। तो जम्मू कश्मीर ये सब गतिविधियाँ होती रहती हैं, इसलिए ज़रूरी है वहाँ पे कि जितने लोग बेल पे निकले हैं उनको जीपीएस ट्रैकर के साथ जो है एंकलेट्स में उनको पोजीशन किया जाए, उनको
जो है उनकी एक्टिविटीज़ को सर्वेलेंस पे रखा जाए, ठीक है। तो ये काम कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि टेरर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर में होती है, आए दिन आपको पता होगा। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी टेरर अक्यूज पीपल हैं जो बेल पे बाहर हैं, उनको क्या किया गया है, उनको जीपीएस ट्रैकर के साथ बाहर भेजा गया है, ठीक है साथियों। तो ये याद रखिएगा, टेरर सबसे ज़्यादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, इसलिए जीपीएस कहाँ लगा है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसलिए जीपीएस भी जम्मू कश्मीर में आया है, किसके लिए, टेरर अक्यूज लोगों के लिए जो कि बेल पे बाहर है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये थोड़ी सी ट्रिक या थोड़ी सी पोजीशनिंग जम्मू एंड कश्मीर की समझ में आई होगी कि वहीं पे क्यों जीपीएस आया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में इंडियन विमेन हॉकी टीम ने क्या किया है, झारखंड में हो रही विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। झारखंड में हो रही विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। तो हम लोग ने अभी 5-6 दिन पहले या शायद पिछले हफ्ते में देखा था कि कैसे हम लोग ने याद किया था झारखंड में हो रहा है, और इसका मैस्कट क्या था, वो भी जे से था, जो कि था जूही, ठीक है। तो हम लोग ने ये पूरा ट्रिक से याद किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों क्या हुआ है, यहाँ पे इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने क्या किया है, विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो आपको ये बताना है किसको हरा के ये विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई है इंडियन वुमेन हॉकी टीम द्वारा, ठीक है। तो इंडियन विमेंस हॉकी टीम वन झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन रांची 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेस डिफीट अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो किस कंट्री को डिफीट करके इंडिया ने ये कब जीता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, चाइना, सेकेंड ऑप्शन है साउथ कोरिया, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो साथियों सही आंसर है जापान, ठीक है। जापान को हरा के क्या किया गया है, इंडियन विमेन हॉकी टीम ने ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो 4-0 से हराया है, मतलब बेहतरीन तरीके से हराया है एकदम, ठीक है। तो झारखंड में हो रही ये विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, पहले हम लोग याद कर लेंगे कैसे याद किए थे कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी इस बार की, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वो झाड़ियों में होगी, ठीक है। झाड़ियों में होगी, तो याद रखिएगा झारखंड में हो रही है, ठीक है। झारखंड में हो रही है, ठीक है। इसको किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, ठीक है। अच्छी बात है, इंडिया ने जीता है। और किसको हरा के जीता है, जापान को हरा के जीता है, ठीक है। जापान को हरा के जीता है, ठीक है। जापान को हरा के जीता है। इसका मैस्कट क्या है, इसका मैस्कट है जूही, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ हो रही है विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, झाड़ियों में। तो जे से झाड़, जे किसको हराया है, जे से जापान को हराया है। और किस मैस्कट क्या है इसका, जूही मैस्कट है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जे से हैं, ठीक है। 3J याद रखिएगा एशियन विमेन चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, ठीक है। तो 3J याद रखिएगा। 3J से क्या है, सबसे पहले तो ये झारखंड में हो रहा है, सेकंड है जापान को हरा के इंडिया ने फाइनल्स जीत लिया, ये ट्रॉफी जीत ली है, और थर्ड क्या है, इसका मैस्कट जूही, ठीक है साथियों। और ये 7th एडिशन था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 7th एडिशन था, ये भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं भी से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और चाइना ने ब्रोंज मेडल जीता है, मतलब चाइना 3rd नंबर पे था, किसको हरा के, साउथ कोरिया को हरा के, ठीक है। इतना ध्यान नहीं रखना, बस आप एक बार देख लीजिएगा कि जो है इंडिया, जापान, चाइना, ये मेडल टेबल है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3J हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, एशियन विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में क्या है, 3J हैं, ठीक है साथियों। 3J से क्या है, एक J से है झारखंड जो हुआ है, जहाँ पे हो रही है विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। सेकंड क्या है, इंडिया ने किसको हराया है, वो भी J से जापान। और थर्ड इनकी मैस्कट जूही, ठीक है, जूही, ठीक है साथियों। ये 3J हम लोग के सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर हो गए। अब हम लोग मेडल टेबल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको 3J का जो ट्रिक है समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो साथियों यहाँ पे देख लीजिए ये रैंक टेबल है। तो गोल्ड मेडल किसको मिला है, इंडिया को किसको हरा के, अभी हम लोग ने देखा था जे जापान को हरा के, और थर्ड पे कौन है, चाइना है। इन्होंने किसको हरा के थर्ड पोजीशन हासिल की है, तो साउथ कोरिया को हरा के, ठीक है। इतना ही आपसे पूछा जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी एक बार अवार्ड्स देख लीजिए। जो सलीमा टेटे हैं इंडिया की, उनको झारखंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, ठीक है। और दीपिका को फैन चॉइस अवार्ड दिया गया है। अकियो तनकाना को बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड मिला है। सविता पुनिया को JSW विमेन लीडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। संगीता कुमारी को राइजिंग स्टार, और किम इनूजी को बेस्ट राइजिंग गोलकीपर, और डीप ग्रेस को झारखंड प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। एंड संगीता कुमारी को JSW राइजिंग स्टार ऑफ द मैच, ठीक है। इंडिया ने कितने गोल मारे हैं, 27 गोल मारे हैं, ध्यान दीजिएगा कितने गोल मारे हैं, 27 गोल मारे हैं, ठीक है। टॉप गोल स्कोरर्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा संगीता कुमारी जो है इंडिया की, वो 2nd नंबर पे है 6 गोल्स मार के। और जो पहले नंबर पे है वो है चाइना की जियाकी जोंग, जो कि चाइना की है, इन्होंने 7 गोल मारे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। और
ये इंपॉर्टेंट है कि 27 गोल टोटल इंडिया ने मारे हैं, और हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन थी? जियाकी जोंग, जो कि चाइना की है, जिन्होंने 7 गोल मारे थे। और सेकंड नंबर पे संगीता कुमारी हैं, जो कि 6 गोल्स मार के जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। ठीक है, अब विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये बाइनियल टूर्नामेंट है, और पहला जो एडिशन है वो 2010 में खेला गया था। ठीक है, 2010 में खेला गया था। ये 7th एडिशन है, आप लोगों ने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था, जहाँ पे 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो कौन कौन सी थी? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, तो साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये 3 एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं। इन्होंने तो हम लोग इन तीनों को तो हम लोग ने देख ही लिया कि ये पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर थे। ठीक है, इंडिया, जापान, चाइना। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है इंडिया द्वारा होस्ट किया गया है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिएगा। ये पॉइंट टेबल देख लीजिएगा साथियों, ये देख लिएगा कितने गोल्स मारे हैं, 27 गोल मारे हैं। सबसे ज़्यादा टॉप गोल स्कोरर्स कौन है? जियाकी जोंग, जो कि चाइना की हैं, 7 गोल्स। संगीता कुमारी जो है, उन्होंने 6 गोल मारे हैं। विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में ये है कि ये बाइनल टूर्नामेंट है। ठीक है, पहली बार 2010 में हुआ था। कितनी टीमें पार्टिसिपेट की हैं? 7th एडिशन है और 6 टीम्स हैं। ठीक है, देखिए आसपास है 6-7। ठीक है, तो 6 टीम्स हैं और 7th एडिशन है। तो इस तरह से थोड़ा सा हैक करके चीज़ें याद रख लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन है? इंडिया, चाइना, जापान तो है ही है, और दूसरी कौन है? साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, और ये पहली बार है जो इंडिया ने होस्ट किया है। ठीक है, तो 3J का आपको याद होगा ना, कहाँ हो रहा है? ये झारखंड में हो रहा है। किसको हराया है? जापान को हराया है, और इसका मैस्कट क्या है? जूही। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे डायमेंशन, जितने डायमेंशन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी थी, वहाँ पे सब कवर कर लिया गया है। ठीक है साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विदित संतोष एंड वैशाली रमेश बाबू इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो विदित संतोष और वैशाली रमेश बाबू जो हैं वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, आपने ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है चेस, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, और फोर्थ ऑप्शन है स्क्वॉश। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है चेस। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये चेस से संबंधित हैं। ठीक है, तो इंडियन ग्रैंड मास्टर जो कि विदित संतोष जी हैं, उन्होंने 3rd एडिशन जीता है किसका? फाइड, जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे एसिस ग्रैंड स्विस टाइटल है 2023 का। ठीक है, और इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने विमेन ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल जीता है। ठीक है, और इसी के साथ ये लोग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विदित संतोष और वैशाली रमेश बाबू दोनों ही किससे संबंधित हैं? वो चेस से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है साथियों? चेस से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023। ठीक है, तो ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट किसकी है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड ऑप्शन है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और लास्ट ऑप्शन है क्लाइमेट इंटरनेशनल। तो साथियों इसका सही आंसर है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने रिलीज किया है क्या? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट फाइनेंस से याद रखिएगा क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की ये रिपोर्ट है। ठीक है, ना कि क्लाइमेट इंटरनेशनल की, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की रिपोर्ट है, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें लिखी, अगर आप डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीलिम्स में या वन लाइनर्स में तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपसे रिपोर्ट पूछ सकते हैं कि कौन रिपोर्ट निकालता है। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पौरा ध्वनि प्रोग्राम किस स्टेट की इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो विच स्टेट लॉन्च्ड पौरा ध्वनि प्रोग्राम। तो आपके ऑप्शन है साथियों, छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, और लास्ट ऑप्शन है साथियों केरला। तो साथियों इसका सही आंसर है केरला। ठीक है, सही आंसर है केरला। केरला ने लॉन्च किया है अपना स्टेट लिटरेसी मिशन इन 8 कोस्टल एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये पौरा ध्वनि प्रोग्राम क्या है? ये लिटरेसी मिशन है केरला का। ठीक है, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, ताकि जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैले। ठीक है, तो पौरा ध्वनि प्रोग्राम किसका है साथियों? केरला का
प्रोग्राम है, ठीक है। किसका प्रोग्राम है? केरला का। ध्यान दीजिएगा, पौड़ा ध्वनि प्रोग्राम, ठीक है। पौड़ा ध्वनि प्रोग्राम किसका है? तो ये केरला का प्रोग्राम है, ठीक है। ये क्या है? ये लिटरेसी मिशन है, ठीक है साथियों। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर वुड यू फाइंड क्लाइविचस्कोव वोल्केनो, ठीक है। खतरनाक नाम है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही गलत होगा हमारा, पर फिर भी देख लीजिएगा कि क्लाइविचस्कोव वोल्केनो कहाँ पे पाया जाएगा, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साथियों रशिया, सेकेंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है बोलीविया, फोर्थ ऑप्शन है फिलीपींस। तो साथियों इसका सही आंसर है रशिया, ठीक है। रशिया में ये रिसेंटली अभी कमचटका पेनिनसुला है, वहाँ पे ये इरप्ट हुआ है, ठीक है। कमचटका पेनिनसुला है रशिया का, वहाँ पे ये कौन सा वोल्केनो? क्लाइचेस्कोव, ठीक। क्लाइचेस्कोव वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लाइचेस्कोव वोल्केनो कहाँ इरप्ट हुआ है? तो रशिया में इरप्ट हुआ है, ठीक है। रशिया से एक चीज़ और क्या याद आनी चाहिए, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा डेली करंट अफेयर्स का, तो आपको पता होगा इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल निकाली है, जिसका क्या नाम है? बुलावा, ठीक है। बुलावा मिसाइल्स, ठीक है, बुलावा मिसाइल्स। तो हम लोग ने इसके लिए ट्रिक बनाई थी कि इंडिया ने जब जब भी रशिया को बुलावा भेजा है तो रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है। तो हम लोग ने पूरी कश्मीर की कहानी बताई थी आपको, इन सब चीज़ों की कहानी पूरी बताई थी, कैसे कैसे रशिया वीटो करता है, कैसे कैसे रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया इंडो पाक 1971 वॉर में। तो इसीलिए इंडिया ने जब जब बुलावा भेजा है रशिया को, तब तब रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है। तो बुलावा मिसाइल किसकी थी? रशिया की। और यहाँ पे क्या है? क्लाइचेस्कोव जो वोल्केनो है वो भी रशिया में पाया जाता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस स्टेट ने या किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है, जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने शुरू किया है, किस स्टेट ने शुरू किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं केरला, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन इज तमिलनाडु, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो तमिलनाडु का इनिशिएटिव है, किस प्रोग्राम के अंदर? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन? नाम से ही समझ में आ रहा है, मरीन इकोलॉजी और मरीन एनवायरनमेंट को मतलब कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू डॉल्फिन्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन साथियों किस सरकार का, किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या है? ये इनिशिएटिव है, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम की कुछ बातें देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे ये कुछ बातें दी गई हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये कब शुरू हुई थी? तो 11th प्लान पीरियड में ये शुरू हुई थी, ठीक है। 11th प्लान पीरियड में शुरू हुई थी। इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या थे कि सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट की जाएगी, बल्कि जो बाहर है उनकी भी प्रोटेक्शन की जाएगी। और रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट्स, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि यहीं मेजरली तमिलनाडु में डॉल्फिन्स यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है ये कोरल रीफ्स है, यहाँ पे सी ग्रास है और मैंग्रोव्स हैं। तो ये तीन डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम्स का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक फ्यूजन है यहाँ पे किसका किसका? कोरल रीफ्स का, सी ग्रास का और मैंग्रोव्स का, ठीक है। और ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको रिकॉग्नाइज किया है किसने? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पे क्या शुरू हुआ है? यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या किया गया है? शुरू किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि नेटो ने, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सस्पेंड किया है क्या, कोल्ड ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप। ठीक है, तो ये सस्पेंड कर दी गई है ये ट्रीटी, क्योंकि इसमें से रशिया ने विड्रॉ कर लिया है। तो आपको ये बताना है ये जो ट्रीटी है, कोल्ड ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, ये कब साइन हुई थी और ये कहाँ साइन हुई थी। ठीक है, कहाँ साइन हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, तो पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम में साइन की गई थी, सेकंड ऑप्शन है लंदन में साइन की गई थी, थर्ड ऑप्शन है ब्रसल्स में साइन की गई थी, और फोर्थ ऑप्शन है पेरिस में साइन की गई थी। तो इसका सही आंसर है पेरिस। ठीक है, पेरिस में 1990 में ये साइन हुई थी। ठीक है, तो नाटो ने अभी क्या किया, नेटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि 1949 में फॉर्म हुआ था विद साइनिंग ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, तो नेटो किस ट्रीटी से आया था, तो वॉशिंगटन ट्रीटी से आया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे यूएस कंट्रीज, यूएस जैसी कंट्रीज थी, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तो ये सब रशिया के थ्रेट से बचने के लिए एक तरीके से ये नेटो फॉर्म हुई थी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है नेटो में, तो लेटेस्ट एंट्री करने वाला जो देश बना है वो फिनलैंड बना है। ठीक है, और नेटो ने क्या किया है, नेटो ने ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, इसको क्या किया है, इसको सस्पेंड कर दिया है। और ये कहाँ साइन हुई थी, ये 1990 में पेरिस में साइन हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप वॉज साइंड इन पेरिस इन नवंबर 1990। ठीक है, तो नवंबर 1990 में ये साइन हुई थी, कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में ये साइन हुई थी, ये जो कोल्ड वॉर एरा की ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप कहाँ साइन हुई थी, तो पेरिस में साइन हुई थी, याद रखिएगा, नवंबर 1990 में। ठीक है, नेटो के बारे में हम लोग ने देख लिया, 1949 में ये आया था वॉशिंगटन ट्रीटी के अंतर्गत, और फिनलैंड जो है यहाँ इसका लेटेस्ट एंट्रेंट है। ठीक है, लेटेस्ट नेटो में लेटेस्ट कंट्री जो कि ज्वाइन हुई है उसका नाम है फिनलैंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चारों पांचों डायमेंशन देख लिए हैं, इसके बाहर से कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है कि क्वेश्चन फॉर्म हो। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है CSR पोर्टल टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन CSR इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन ने, या विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल, दैट इज CSR पोर्टल टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन CSR इनिशिएटिव्स। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है IRDAI, सेकेंड ऑप्शन है IREDA, थर्ड ऑप्शन है सेबी, और फोर्थ ऑप्शन है नाबार्ड। ठीक है, इन चारों में से किसने CSR पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है IREDA। ठीक है, IREDA ने लॉन्च किया है, वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल टू इम्प्रूव CSR इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो IREDA ने लॉन्च किया है CSR पोर्टल, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो CSR की जो एक्टिविटीज़ है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान लॉन्च हुआ था। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक मनाते हैं, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और इसकी थीम क्या है इस बार, से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन। ठीक है, से नो टू द करप्शन कमिट टू द नेशन जो है इस बार की थीम है, किसकी, विजिलेंस अवेयरनेस वीक की। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो इसी विजिलेंस अवेयरनेस वीक में IREDA ने लॉन्च किया था CSR पोर्टल। ठीक है, किसने किया था साथियों, तो IREDA ने लॉन्च किया था CSR पोर्टल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि रशिया ने अभी हाल ही में विड्रॉ किया है किससे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है रशिया ने। तो आपको ये बताना है ये जो ट्रीटी थी ये कब नेगोशिएट की गई थी। ठीक है, कौन से ईयर में ये आई थी, या तो ये बताना है आपको। ठीक है, रशिया रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्हेन वाज दिस ट्रीटी नेगोशिएटेड, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1992, सेकेंड ऑप्शन है 1993, थर्ड ऑप्शन है 1994, और फोर्थ ऑप्शन है 1995। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या करा था, जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, या तो सिविलियन पर्पस के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना,
वैसे तो उसमें जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं वो भी बैन कर दिए गए थे, और जो मिलिट्री पर्पस के लिए जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी सीटीबीटी ने, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ने, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को जो है बैन कर दिया था। ठीक है, तो जिन जिन कंट्रीज ने इस पर साइन किया था, इससे नेगोशिएट किया था, उन कंट्रीज में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो थे सिविलियन पर्पस के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए, दोनों ही पर्पस के लिए बैन कर दिए गए थे। तो आपको ये बताना है ये ट्रीटी कब आई थी। तो साथियों इसका सही आंसर है 1994 में आई थी। ठीक है, 1994 में ये ट्रीटी आई थी। तो देख लेते हैं, तो रिसेंटली अभी रशिया ने विड्रॉ किया है, ये बात याद रखिएगा। किसने विड्रॉ किया है? तो रशिया ने विड्रॉ किया है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से। अभी हम लोग ने पीछे क्या देखा था, कन्वेंशन ऑफ आर्म फोर्सेस ट्रीटी ऑफ यूरोप से भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया है रशिया ने। और रशिया से रिलेटेड क्या चीज़ देखी थी हम लोग ने, कि जो केर्शिकोव वोल्केनो था, वो अभी कमचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया में इरप्ट हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था। और क्या देखा था रशिया में कल या परसों में, कि बुलावा मिसाइल जो है, बुलावा मिसाइल वो रशिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बुलावा मिसाइल्स। ठीक है, तो सीटीबीटी क्या करता है साथियों? सीटीबीटी जैसे हमने बताया आपको कि इट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस। ठीक है, तो ट्रीटी कब नेगोशिएट की गई थी? तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा इन 1994। ठीक है, तो 1994 में ये क्या किया गया था, इसको साइन किया गया था। 187 कंट्रीज ने साइन किया था, पर इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। इसी के बाद से 1999 में आप जानते हैं क्या हुआ था। ठीक है, 1999 में हम न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्री हो गए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा रोल था इसमें। ठीक है, आप जानते ही होंगे पोखरण में ये एक्सप्लोजन्स हुआ था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुए थे पोखरण में। ठीक है, पोखरण में हुआ था, आपको पता होगा 1999 की बात है, क्योंकि इंडिया ने सीटीबीटी पे साइन नहीं किया था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सीटीबीटी के बारे में चीज़ें पता चल गई होंगी। और ये 1994 में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट इन जिनीवा में ये अडॉप्ट की गई थी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और कौन इसको अभी रिसेंटली विड्रॉ किया है? तो रशिया ने विड्रॉ किया है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा किसने विड्रॉ किया है और कब ये ट्रीटी साइन में आई थी, मतलब अडॉप्ट की गई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड फर्स्ट एवर एआई पावर्ड सोल्यूशन कृषि 24/7। ठीक है, तो कृषि 24/7 किसने लॉन्च किया है, जो कि एक एआई पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोल्यूशन है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो कृषि 24/7 जो कि एक एआई पावर्ड सोल्यूशन है एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग के लिए, वो किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूसा इंस्टीट्यूट ने, सेकंड ऑप्शन है वाधवानी इंस्टीट्यूट ने, थर्ड ऑप्शन है साथियों खेती इंस्टीट्यूट ने, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास आईसीएआर इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, आईसीएआर इंस्टीट्यूट ने। तो साथियों इसका सही आंसर है वाधवानी इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च किया है कृषि 24/7। ठीक है, तो यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्ड कृषि 24/7। ठीक है, जो कि एक एआई पावर्ड सोल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा क्या है ये, एआई पावर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है इसको? वाधवानी एआई इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, वाधवानी एआई इंस्टीट्यूट ने। तो साथियों इसको कैसे याद रखेंगे? तो कृषि की वाणी 24 घंटे सुनी जाएगी, सातों दिन। ठीक है, कृषि की वाणी। ठीक है, वाणी से याद रखिए, कृषि की बातें ना, कृषि की वाणी। ठीक है, कृषि की वाणी 24/7। ठीक है, कृषि की वाणी 24/7, कृषि की वाणी 24/7। तो वाणी क्या है साथियों? वाधवाणी। ठीक है, वाधवाणी। ठीक, तो इसे याद रखें कि वाधवाणी जो है, वाधवाणी एआई ने डेवलप किया है कृषि 24/7। ठीक है, एक बार फिर से यार ट्रिक देख लेते हैं। तो कृषि की वाणी सुननी चाहिए 24/7। ठीक, कृषि की वाणी सुनी जाएगी 24/7। ठीक है, कृषि की वाणी। ठीक है, कृषि मतलब फार्मर्स की बातें, फार्मर्स की वाणी। ठीक है, वाणी से याद रखिएगा। वाधवाणी इंस्टीट्यूट ने क्या निकाला है? कृषि 24/7, जो कि एआई पावर्ड सोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, एग्रीकल्चर न्यूज़ मॉनिटरिंग और एनालिसिस की जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये ट्रिक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आरबीआई से रिलेटेड। तो आरबीआई ने अभी एक गाइडलाइंस निकाली है फॉर इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटीज। तो आपको बताना है वो गाइडलाइंस किससे संबंधित है। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज
फाइनल गाइडलाइंस फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटीज। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो साथियों इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए क्या किया गया है, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी बैंक्स को, एनबीएफसीज को, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को और अलग से फाइनेंशियल एंटिटीज़ को भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन सी, रोबस्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। आजकल देखिए पूरी जो गवर्नेंस हो गई है, फाइनेंशियल गवर्नेंस हो या बैंकिंग गवर्नेंस हो, सब आईटी एनेबल्ड हो गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एंड एनेबल्ड हो गई है। इसलिए आईटी गवर्नेंस के लिए एक फ्रेमवर्क निकाला गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये फ्रेमवर्क क्या करता है, ये रोल्स बताता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है, ठीक है, किसकी, बैंक्स की, एनबीएफसीज के, बैंक्स के डायरेक्टर्स की, एनबीएफसीज के डायरेक्टर की, कुछ कमिटीज़ की और सीनियर मैनेजमेंट की, ठीक है, कि उनको कैसे आईटी गवर्नेंस जो है स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि जो ब्रीचेस हो रहे हैं, जो डेटा थेफ्ट्स हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जिससे जो सिक्योरिटी है वो वायलेट हो रही है कस्टमर्स की, या प्रिवेसी ब्रीच हो रही है कस्टमर्स की, वो ना हो। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस पे आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और बातें जानेंगे आईटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के बारे में, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, ताकि जो गवर्नेंस के मेन पॉइंट्स हैं, जो फ्रेमवर्क के मेन पॉइंट्स हैं, उसको भी आप क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में याद कर लें, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन उठता है तो आप डेफिनेटली उसको सही करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें हम लोग आईटी गवर्नेंस के बारे में कुछ फाइन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिलेटेड फ्रेमवर्क है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है जैसे ही क्वेश्चन फॉर्म किया गया है कि किस सेक्टर के लिए या किस पर्पस के लिए जो गाइडलाइंस है वो निकाली गई हैं। तो आईटी गवर्नेंस के पर्पस के लिए जो है गाइडलाइंस निकाली गई हैं, ठीक है साथियों। और इसमें सारी ही रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं वो आ जाएंगे, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंटिटीज़, क्योंकि हर जगह कस्टमर का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं भी जो है कस्टमर की प्रिवेसी और सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे आईटी गवर्नेंस के बारे में कुछ फाइन पॉइंट्स होंगे। तो साथियों यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन आईटी गवर्नेंस, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी कंप्राइज इन आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी, ठीक है। तो आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एक पार्ट है आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी का, ठीक है। तो आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसमें, आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी में। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी में कितने होने चाहिए आपसे ये पूछा गया है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन आईटी गवर्नेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है 3, ठीक है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए आरबीआई की आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी के अनुसार, ठीक है। आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अनुसार जो आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी बनेगी उसमें 3 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक बार स्किम कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि जो बोर्ड है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के, किसी भी बैंक के, एनबीएफसीज के, एटसेट्रा के, तो उनको अप्रूव करना पड़ेगा स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज रिलेटेड टू आईटी, इंफॉर्मेशन एसेट्स, बिजनेस कंटिन्यूटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। दे शुड रिव्यू सच स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज एटलीस्ट एनुअली, ठीक है। तो जो भी आईटी रिलेटेड पॉलिसीज होंगी उनको एटलीस्ट एक बार साल में रिव्यू करना है, ठीक है। और आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी बनाई जाएगी बोर्ड लेवल पे, और इसमें जो मिनिमम डायरेक्टर्स हैं वो कम से कम 3 होंगे, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स। और जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है, जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, 3 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। और आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी की जो मीटिंग होगी वो क्वार्टरली बेसिस पे होगी, ठीक है। 2-4 बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या। सबसे पहले तो जो है आईटीएससी जो है आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी, वो क्या करेगी, वो पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स होंगे उसमें। उसके बाद क्या होगा, जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगी। और जो आईटी स्ट्रैटेजी है, जो भी आईटी स्ट्रैटेजी ये बोर्ड अप्रूव करेगा उसको रिव्यू करना होगा एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार, ठीक है साथियों। तो आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है जिसमें
जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी के वो 3 होंगे, और जो इनमें हेड होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है, नॉन इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नॉन इंडिपेंडेंट हुआ तो ये हो सकता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपनी पोजीशन, मतलब कहीं पे भी कोई डेटा थेफ्ट हुआ, कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई तो उसको बचाने के लिए वो मतलब शील्ड कर सकता है या चीज़ें अपनी तरफ से मोल्ड कर सकता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, ना कि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ठीक है साथियों, यहाँ पे सारी चीज़ें आई सपोज सही होंगी या समझ में आई होंगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें से सबसे बड़ी इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया कौन सी बनी है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं रिलायंस ग्रीन एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है डालमिया ग्रीन एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है टाटा ग्रीन एनर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों अदानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो अदानी से अभी हम लोग ने क्या देखा था, इनका जो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, हमने बताया था ना जो पोर्ट मंद नहीं होगा वही सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग होगी। ठीक है, जो पोर्ट मंद नहीं होगा वही सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग होगी। तो 16.1 मिलियन मेट्रिक टन पे यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग की गई थी। ठीक है, कितने किस महीने में, अक्टूबर के महीने में, एकदम स्टार्टिंग की स्लाइड थी वाली। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो अदानी का ये मुंद्रा पोर्ट है जिन्होंने ये कार्गो हैंडलिंग में इतिहास रचा, इंडिया में पहली बार इतना कार्गो हैंडल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पुरानी इन्फॉर्मेशन भी याद कर ली, थोड़ी रिवाइज कर ली। अब करेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी है अदानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा रेन्यूएबल, सबसे बड़ी रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है इंडिया में विद 8.4 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम भी याद रखना कितना अचीव किया है। ठीक है, तो 8.4 गीगावाट जो है इंस्टॉल किया गया है लास्ट वीक, जिसके चलते क्या हुआ है, ये 8.4 गीगावाट पे पूरी तरीके से पहुंच गए हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 8.4 गीगावाट की। ठीक है, जिसके बाद से अदानी ग्रीन एनर्जी जो है इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों, जो दानी होगा ना वही रिन्यूएबल एनर्जी में हाईएस्ट होगा। ठीक है, या सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होगी वो दान करेगी। ठीक है, दानी होगी वो, दानी, दानी से याद रखिएगा, दानी। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है वो दानी है। ठीक है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी क्या है साथियों, वो दानी है। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है वो दानी है, इसलिए अदानी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और ध्यान दीजिएगा कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी के बाद ये नंबर 1 हो गए हैं, 8.4 गीगावाट कैपेसिटी के बाद ये नंबर 1 हो गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। तो साथियों यहाँ पे मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है जो कि फिजिकल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ को मेजर करता है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको इंडिया की रैंक क्या है एज पर मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार इंडिया की रैंक क्या है आपको ये बताना है। और मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को मेजर करता है। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है फर्स्ट रैंक है, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड रैंक है, थर्ड ऑप्शन है थर्ड रैंक है, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ रैंक है। तो साथियों इसका सही आंसर है सेकेंड रैंक। ठीक है, इंडिया ने जो है सेकेंड रैंक हासिल की है मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट में, जो कि बताता है किसके बारे में, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के बारे में। और ये कौन कौन से फैक्टर्स एम्फोसाइज करते हैं, तो ये फिजिकल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को ये लोग कंसिडर करते हैं अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद ये लिस्ट बनाते हैं, जिस लिस्ट में इंडिया सेकंड पे है और लास्ट में है जापान। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये टर्की है सबसे नंबर 1 पे। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे टर्की है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया जो है रैंक सेकंड इन एम्प्लॉय वेलबींग, जापान लोवेस्ट। ठीक है, तो मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेकंड नंबर के हेल्थी एम्प्लॉयज़ हैं मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के हिसाब से या उनके अनुसार। ठीक है, और लास्ट पे कौन है साथियों, जापान। तो जापान से हम लोग को एक चीज़ और क्या याद आती है कि इंडिया ने क्या किया है, विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया है। ठीक है, तो हम लोग ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या देखा था, 3J। ठीक है, 3J देखा था ना। ठीक है, 3J देखा था, जे से क्या था, ये झारखंड में हो रही है, इसका मैस्कट जूही है, और इंडिया ने किसको हराया है, जापान को हराया है। ठीक है, 6th एडिशन था,
सॉरी 7th एडिशन था, 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इंडिया ने कितने गोल मारे थे? इंडिया ने 27 गोल मारे थे, ठीक है। इंडिया टॉप पे था, ठीक है। उसके बाद कौन था? उसके बाद था जापान, उसके बाद था चाइना, ठीक है। उसके बाद था साउथ कोरिया, ठीक है साथियों। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें याद हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो 95th मेंबर कौन सा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है मंगोलिया, स्पेलिंग गलत है, मंगोलिया नहीं होगा, MON होगा, ठीक है, मंगोलिया होगा, स्पेलिंग के लिए माफ़ी है। सेकेंड ऑप्शन है चिली, थर्ड ऑप्शन है पेरू, और फोर्थ ऑप्शन है कॉन्गो, ठीक है साथियों। आप क्या है, आप इन चारों कंट्रीज़ की कैपिटल बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिएगा, कोई भी आगे पीछे नहीं है, सब अपनी जगह हैं, पर आपको ज्ञानवर्धन अपना रेगुलरली करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। जैसे ही आपने कोई ऐसा देश देखा तो उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल तो एटलीस्ट याद रखिएगी, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए, आपको ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर है चिली, ठीक है। चिली जो है 95th मेंबर बना है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते होंगे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है ना, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ये बीच में मतलब ट्रॉपिक इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जितनी भी देश हैं जहाँ पे जो सन है बहुत भयंकर तरीके से लाइट फेंकता है, जो कि सन की जो मैक्सिमम लाइट रिसीव करते हैं, सनलाइट रिसीव करते हैं, उन सारी कंट्रियों का एक एसोसिएशन है जिससे जो सोलर एनर्जी है उसको हार्नेस किया जाए, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो गुरुग्राम में है, इंडिया में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया में गुरुग्राम में, ठीक है। और ये कब आया था? ये आया था 2015 में, ठीक है। 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, जिस जो कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। और ये जॉइंट इनिशिएटिव था किसका? इंडिया का और फ्रांस का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया और फ्रांस का ये जॉइंट इनिशिएटिव था, पर जो उसका हेडक्वार्टर है वो इंडिया के गुरुग्राम में है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये तो पक्का ही पता होगा। फिर भी अगर नहीं पता है किसी को तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, ठीक है। और जो चिली है वो 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का कौन मेंबर बना है 95th? तो चिली बना है। तो कैसे याद रखेंगे? बहुत चिली हो रही थी, चिली विंड्स याद है ना, मतलब चिली विंड्स पता है ना आपको, बहुत ठंड विंड्स, ठीक है, बहुत ही सर्द हवाएं जो होती हैं, इसलिए जो चिली विंड्स होती है उनको सर्द हवाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत चिली चिली महसूस कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने बोला कि थोड़ी गर्माहट चाहिए। तो गर्माहट कहाँ से मिलेगी? सोलर एनर्जी से मिलेगी, ठीक है, सोलर रेस से मिलेगी, सन रेस से मिलेगी। तो सोलर एनर्जी, इसीलिए सोलर अलायंस, सोलर एनर्जी के लिए इन्होंने ज्वाइन कर लिया सोलर अलायंस, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा कि चिली विंड्स थी इसलिए सोलर एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। चिली थी, बहुत चिली हो गया था, सब कुछ बहुत ठंडा हो गया था, चिली विंड्स बह रही थी, तो इसलिए सोलर अलायंस में आना था ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिले, थोड़ी सी वार्मथ मिले, ठीक है। तो चिली जो है 95th मेंबर बना है किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, G7 की जो मीटिंग है जापान में, वो कौन सी G7 की मीटिंग थी? तो किस नंबर की किस एडिशन ऑफ G7 की वो मीट थी जो कि मई जापान में हुई थी, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो पुराना क्वेश्चन है, अभी क्यों पूछा है? तो अभी आपको हम इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देंगे, ठीक है। तो विच एडिशन ऑफ G7 मीटिंग वॉज हेल्ड इन मई इन जापान, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 47, सेकेंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 49th, और लास्ट ऑप्शन है 50th, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 49th एडिशन जो है G7 मीट का जापान में हुआ था, ठीक है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी में? तो अभी ये है कि G7 की फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई थी जापान में, जिसमें बोला गया था कि इसराइल गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका जाए, या की फोकस था इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पे? G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, जो कि जापान में हुई थी, ठीक है। तो G7 की मीट कहाँ हुई थी? 49 G7 की मीट हुई थी 19 to 21 में 2010 हिरोशिमा सिटी ऑफ
हिरोशिमा प्रीफेक्चर जो कि जापान में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 49th एडिशन है ये G7 मीटिंग का। ठीक है, 49th G7 समिट कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना नहीं कि जापान से और हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। जापान को इंडिया ने हराया है विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक है, इतनी बार बोल लेंगे कि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो 49th G7 जो मीट हुई है वो भी जापान में हुई है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी इसकी एक फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई थी G7 की, जिसमें इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो फोकस में था। ठीक है, हम इसलिए ये जो न्यूज़ है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। और G7 जो है 1973 में फॉर्म हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, G7 1973 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है हितेश कुमार एस मकवाना जी को, सेकेंड ऑप्शन है राजीव गुप्ता साहब को, थर्ड ऑप्शन है TS कृष्णन साहब को, और लास्ट ऑप्शन है GN पिल्लई साहब को। तो साथियों इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, हितेश कुमार एस मकवाना जी को क्या किया गया है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। ये तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, इनको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, याद करिएगा। सर्वे जो है हिट हो गया है। ठीक है, सर्वे हिट हो गया है। ठीक है, सर्वे क्या हो गया है, हिट हो गया। हिट से याद रखिएगा हितेश कुमार मकवाना साहब। ठीक है, हितेश कुमार मकवाना साहब। ठीक है, तो सर्वे क्या हो गया है, सर्वे हिट हो गया है। सर्वे से क्या याद रखेंगे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे से क्या याद रखेंगे साथियों, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो सर्वे क्या हुआ है, सर्वे हिट हुआ है। हिट मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे हिट मतलब है हितेश कुमार एस मकवाना साहब जो हैं अपॉइंट किए गए हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। सर्वे हिट हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वे का क्या मतलब है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर्वे से है, और हेड से क्या, हितेश कुमार एस मकवाना साहब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी GST सेवा केंद्र वर लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन इन गुजरात एंड रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेंट्स इन मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कितने GST सेवा केंद्र लॉन्च किए गए हैं गुजरात में निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। ठीक है, गुजरात में कितने GST सेवा केंद्र खोले गए हैं। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 14 एंड लास्ट ऑप्शन है 16। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 12। ठीक है, तो 12 GST सेवा केंद्र जो खोले गए हैं वो खोले गए हैं निर्मला सीतारमन जी द्वारा। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ये हम लोग ने और क्या देखा था, गुजरात में क्या है, मुंद्रा एयरपोर्ट है जो कि कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 पे आ गया है, ये मुंद्रा गुजरात में है, ये मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, GST सेवा केंद्र जो है 12 GST सेवा केंद्र वो खोले गए हैं गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पे मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम का भी जिक्र है, तो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये CBIC की स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की स्कीम है। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में मेंटेन करेगी। ठीक है, कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें आपको बिल लेना या देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरा बिल मेरा अधिकार किसकी इनिशिएटिव है, CBIC की। ये हम लोग ने अक्टूबर जो हमारा पूरा एक संपूर्ण वीडियो है GK का अक्टूबर में, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 4 साढ़े 4 घंटे का वीडियो है, पर उसमें फुल एकदम ट्रिक और टिप्स के माध्यम से बताया गया है और प्रॉपर्ली एनालाइज किया गया है, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता रहे, आपको बैकग्राउंड पता रहे, तब जाके आपको थोड़ा सा अगर ट्रिक की मदद पड़ती है तो आप ट्रिक यूज़ करिए, अन्यथा आप खुद ही उसको समझिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अच्छा सा वीडियो है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मत देखिएगा, कभी मत देखिएगा फिर, पर अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको एक बार उसको ट्राई करना चाहिए ओपन माइंड से। ठीक है साथियों, तो अपना प्रचार थोड़ा सा कम करें और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस बैंक ने MOU साइन किया है IRMA के साथ टू स्टैब्लिश चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टैब्लिश करने के लिए किस बैंक ने MOU साइन किया है IRMA के साथ। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक,
और फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ क्या किया है, अपना साइन किया है एमओयू, किसके लिए, टू स्टैब्लिश एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ एक्सिस बैंक चेयर फॉर इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA। ठीक है, तो जो एक्सिस बैंक है उन्होंने साइन किया है MOU IRMA के साथ फॉर इस्टेब्लिशिंग एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो याद करिएगा कि कैसे याद रखेंगे, एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक्सेस सबको होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन FI। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या याद रखेंगे, चेयर। ठीक है, फाइनेंशियल चेयर फॉर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉरी, और एक्सेस से क्या याद रखेंगे, एक्सेस। ठीक है, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सेस। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस से क्या याद रखेंगे, एक्सिस बैंक, और फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या याद रखेंगे कि एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन सेटअप हो रही है कहाँ पे, ये भी ध्यान देना है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट में, जो कि आनंद में है। ठीक है, जो कि आनंद में है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक चीज और जोड़ लेते हैं, रूरल एक्सेस। ठीक है, रूरल एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, रूरल से क्या याद रखेंगे, रूरल मैनेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ठीक है, रूरल से क्या याद रखेंगे साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो रूरल एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ी सी लंबी है, पर आप अगर याद करेंगे तो एकदम पक्के मार्क्स है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये डेफिनेटली पूछा जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूरल एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन याद रखिएगा। रूरल से क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, एक्सेस से क्या है, एक्सिस बैंक, और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की थीम क्या है, आपको ये बताना है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग रेडियोलॉजी अवेयरनेस, सेकंड ऑप्शन है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, थर्ड ऑप्शन है पेशेंट सेंटर्ड केयर, और लास्ट ऑप्शन है रेडियोलॉजी इन ग्लोबल हेल्थ। तो साथियों इसका सही आंसर है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है किसकी याद में या किसकी कमोमोरेट करने के लिए, तो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ एक्सरे रेडिएशन बाय जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम कॉनराड रॉजन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्सरे की डिस्कवरी जिन्होंने की थी उनका नाम था विलियम कॉनार्ड रॉजन। ठीक है, तो विलियम कोनार्ड रॉजन ने जो है डिस्कवर किया था क्या, एक्सरे। जो एक्सरे हम लोग कराते हैं ना आजकल, कभी हम लोग को चोट वोट लग जाती है कहीं, तो इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। तो उस एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, विलियम कॉनराड रॉजन साहब ने जो है एक्सरे रेडिएशंस को, एक्सरेज को डिस्कवर किया था। तो उन्हीं की डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 नवंबर को। और जो रेडियोग्राफी डे की इस बार की थीम है वो है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, ध्यान दीजिएगा क्या है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक सॉरी आशा करते हैं आपको यहाँ पे कोई ट्रिक तो है नहीं, बस ऐसे ही चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ध्यान दीजिएगा सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कुछ है तो याद रखिएगा, अगर आपको ध्यान रखना है कि एक्सरेज जो है वो सेफ रहे। ठीक है, सेफ रहे। ठीक है, सेफ से याद रखिएगा सेफ्टी। ठीक है, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हैक है, आशा करते हैं आपको ये हैक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये वन लाइनर टाइप का है, बस ऐसे ही आप एक बार देख लीजिएगा कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ किसने साइन अप किया है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज ब्यूटी रिटेल सेगमेंट। ठीक है, इंडिया का ब्यूटी रिटेल सेगमेंट को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ किसने पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है डाबर, सेकेंड ऑप्शन है लुई विटॉन, थर्ड ऑप्शन है लैक्मे, और फोर्थ ऑप्शन है सिफोरा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है सिफोरा। ठीक है, सिफोरा ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, रिलायंस रिटेल के साथ, टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज ब्यूटी रिटेल सेगमेंट। ठीक है, किसने किसके साथ, रिलायंस ने किसके साथ किया है, सिफोरा के साथ इंडियाज ब्यूटी रिटेल सेगमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बार ट्रिक देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फोड़ा होता है ना, फोड़ा फुंसी आप जानते होंगे, फोड़ा। ठीक है, फोड़ा आपको आपकी ब्यूटी कम कर देता है ना। ठीक है, फोड़ा आपकी ब्यूटी कम कर देता है।
ब्यूटी आपकी कम कर देता है। तो इसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। फोड़ा से क्या रखेंगे, सिफोड़ा, देखिए PHORA है ना लाइफ में, फोड़ा, ठीक है। तो फोड़ा फुंसी वाली चीज़ है। तो फोड़ा जब निकल आता है तो चेहरे पे निकल जाता है, कहीं पे निकल जाता है, हाथ पैर में, तो ब्यूटी कम हो जाती है ना, ठीक है। तो फोड़ा अगर निकलेगा तो ब्यूटी कम हो जाएगी। तो उसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये पार्टनरशिप हो रही है। किसने की है, सिफोड़ा ने, किसके साथ, रिलायंस के साथ, ठीक है। और रिलायंस कैसे याद रखेंगे, एस के पहले क्या आता है, जस्ट पहले आर आता है, तो रिलायंस के साथ ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं फॉर्म किया गया, बस आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि अभी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है, जिसके चलते ये पता चला है कि जो एंशिएंट सबसे पुराना ब्लैक होल है वो 470 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। 470 मिलियन ईयर पुराना है सबसे पुराना, सबसे पहला ब्लैक होल, एंशिएंट ब्लैक होल एवर, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर किया है, तो ये नासा के जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उन्होंने डिस्कवर किया है विद चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। जो दोनों साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस ने और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने क्या डिस्कवर किया है, एंशिएंट ब्लैक होल, जो कितना पुराना है, 470 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी, तो सोचा आप लोग को एक बार बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड द मोस्ट एंशिएंट ब्लैक होल एवर विच केम इनटू एग्जिस्टेंस मेयर 47 मिलियन ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग बिग बैंग, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग के होने के बाद ये 470 मिलियन ईयर्स बाद, बिग बैंग के बाद ये आया था एंशिएंट ब्लैक होल, ठीक है। तो 470 मिलियन ईयर्स याद रखिएगा। और ये किसने फाइंड किया है, ये नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने और चंद्रा रे एक्स ऑब्जर्वेटरी ने ये फाइंड किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी ट्रिक्स और टिप्स बताई गई है, आशा करते हैं उसका आप अच्छे से यूज़ करेंगे और अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली उसको उन क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है साथियों। हम लोग कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।